हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो फाइनली ये हम लोगों का कल का आप लोगों का अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके 30 एमसीक्यू के लिए जो हम सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए थे उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। लास्ट इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे पहले आप लोगों को 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे चुके थे, जिसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ इससे पहले 5 सेट हम आप लोगों को करवा दिए, मॉडल पेपर करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए। इसके अलावा अगर आप लोग करोगे तो एक आप लोग बस कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर कर लेना, जो 2023 का एग्जाम के लिए आया था। और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हो, इसके सारे एमसीक्यू को कर लेते हो, तो अनडाउटेडली यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कल यानी कि 20 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते, एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 14 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले से क्यों नहीं। तो 1 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन दिया था वो एनपीओ का क्वेश्चन है, और एनपीओ का क्वेश्चन जैक बोर्ड से डिलीट है, इसलिए हम आप लोगों को एनपीओ नहीं बता रहे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक चीज को डिटेल में अच्छे से करते जाना, ठीक है ना। और जो जो वीडियो दिख करवाए हैं अगर आप उतना कर लेते हो, जो पीडीएफ दिए हैं वो कर लेते हो, तो भाई इससे ज्यादा आप लोगों को अकाउंटेंसी में और कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है साझेदार द्वारा फार्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। पार्टनर्स हु गेव एडवांस लोन टू द फार्म रिसीव्ड इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर फार्म को इंटरेस्ट देता है तो अगर कोई पार्टनर फार्म को लोन ला के देता है एडवांस में, तो उस लोन पे जो फार्म है वो कितने परसेंट इंटरेस्ट उसको पे करेगा। तो रूल है कि 6% इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है, चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहे या ना रहे। ठीक है, 6% इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली पे होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है चालू खाता है करंट अकाउंट इज। तो देखो भाई, जो चालू खाता है करंट अकाउंट है वो किसी ना किसी पार्टनर का ही होगा। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, राम सोहन मोहन गीता बबीता, कोई ना कोई पार्टनर होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा। तो ये हम लोगों का पर्सनल अकाउंट होता है, यानी ये हम लोगों का आपका व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट हम लोगों का होता है। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। बोल रहा है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। तो साझेदार का जो पूंजी खाता है उसमें क्रेडिट किसको करेंगे। तो आप थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करो। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाते होंगे तो याद है ना, इधर होता है डेबिट साइड और इधर होता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में किसको दिखाते हैं, तो नोटिस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, ड्राइंग्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, और शेयर इन लॉस को भी दिखाते हैं डेबिट में। तो क्वेश्चन में बोला था कि क्रेडिट में किसको दिखाएंगे, तो क्रेडिट में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज को क्रेडिट में दिखाते हैं, बाकी सबको तो हम लोग डेबिट में दिखाते हैं। है ना, आया मेरा बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में 17 नंबर पे, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। यानी बोल रहा है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, यानी कि पार्टनर्स लोगों को हम लोग इंटरेस्ट साझेदारों के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट करेंगे। यानी कि अगर कोई पार्टनर्स है, सपोज कर लो, अगर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है, सॉरी उससे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काटा जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हम लोग किस खाते में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे। तो फिर वही बात है, अभी ऊपर बताए, अगर आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ड्रॉइंग डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, वो क्या करेंगे, पूंजी खाते के डेबिट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो भाई अगर हमको, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, अगर हमको पूंजी है, मेरा मान लो प्रॉफिट है, अगर मेरा कैपिटल है, उस कैपिटल में अगर हमको कोई चीज ऐड करना है, तो आप खुद बताओ ना, अगर आपको लाभ होगा यानी आपको प्रॉफिट होगा तभी ना आप उसको कैपिटल में जोड़ोगे। बाकी लॉस होगा यानी हानि होगा, ये तो घट जाएगा, लॉस तो घट जाएगा। ड्रॉइंग्स कर लेंगे, इससे भी तो हम लोगों का कैपिटल घट जाएगा। बोला है किससे हम लोग का कैपिटल बढ़ेगा, तो हम लोगों का लाभ से, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तब हम लोग उसको कैपिटल में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है 19 नंबर पे, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। क्या पता लगाने के लिए, तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है विभाजन योग्य लाभ निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट पता लगाने के लिए जो है वो निकाला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कि भाई पार्टनर्स को कितना लाभ बांटना है। साझेदारों के द्वारा फार्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है।
यानी याद रखना, अगर पार्टनर लोग है, अगर वो फार्म को अगर फार्म को कैपिटल ला करके देगा एडवांस में, लोन ला करके देगा एडवांस में, तो उस लोन पे जो उसको फार्म इंटरेस्ट देगा वो फार्म के लिए क्या है, तो वो फार्म के लिए प्रभार है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फार्म बाय पार्टनर, यानी कि फार्म जो है वो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देता है वो फार्म के लिए क्या है बोल रहा है, ठीक है, तो वो फार्म के लिए क्या है, मेरा चार्ज है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है हम लोगों का एन एप्रोप्रिएशन, याद रखना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन। पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है विनियोजन, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन एडवांस बोल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस चार्ज है फार्म के लिए, क्या है फार्म के लिए, चार्ज है, ये याद रखोगे इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, हम पहले भी करवाए हैं ये क्वेश्चन। साझेदारों के चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों का पूंजी रखा जाता है। कोई भी पार्टनर का जो है वो चालू खाता कब बनाया जाएगा, तो किसी भी पार्टनर का चालू खाता तब बनाया जाता है जब उसका पूंजी जो होता है वो अस्थायी आधार का होता है। यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रीपेड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तभी तो दो अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे गुडविल का क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो हम हमेशा बोलते हैं कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पढ़ो तो प्लीज आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ के बनाना, ताकि आप आसानी से बना सको। तो देखो यहाँ बोल रहा है पिछले 3 सालों का फार्म का प्रॉफिट है, एक है हम लोगों का 42,000, एक है 39,000 और एक है 45,000। तो इन 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो एवरेज, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब वो जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है। तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का इसका आंसर, हम इसको रफ में बना लिए थे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रफ में बनाएंगे तो इसका 84 आंसर आएगा। आप इसको अपने से बनाना, आपका इसका आंसर जो है इसका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 एक सेकेंड, हाँ चलो बना करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 42 हो गया, ये हो गया 39,000 और ये हो गया 45,000। जोड़ते हैं तो 9 2 11 1 12 16 के 6 हाथ में अस्सी 1 हो गया, 4 4 8 4 3 12, ये हम हो गया, हम लोगों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 हो गया। 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हम लोगों का हो जाएगा 84,000। हाँ ठीक है, बी नंबर, ठीक है, बना लिए हम लोगों का कितना आएगा यहाँ पे, बी नंबर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर पे। देखो 23 पे बोल रहा है ख्याति की गणना की जाती है जब, बोला गया है गुडविल कब निकाला जाता है, साझेदारों के प्रवेश पर बिल्कुल निकाला जाता है, साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर भी निकाला जाता है, साझेदारों की मृत्यु पर भी निकाला जाता है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का यहाँ ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड व्हेन, तो जब गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय में भी निकाला जाता है, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में भी गुडविल निकाला जाता है, साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर हम लोगों का डेथ कर गया तो भी गुडविल निकालते हैं। यानी कि राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं इसको, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज 1,50,000, उसका प्रॉफिट जो है वो दिया है 50,000, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो इसका गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब बताओ कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले निकाला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट है, देखो हम लोगों का 50,000 प्रॉफिट है, 50,000 इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो ये 0 0 कट गया, ये हम लोगों का 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 25,000 रुपया जो है हम लोगों का क्या आया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मतलब 2,50,000 रुपया आया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 है, तो 2,50,000 में 1,50,000 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो गुडविल हम लोगों का 1 लाख निकल के आ जाएगा। 24 का राइट आंसर होगा डी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने बोला। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 पे। बोल रहा है ख्याति की उत्पत्ति होती है, यानी बोल रहा है एक जो गुडविल है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से उसका शुरुआत होता है, तो ख्याति की उत्पत्ति होता है व्यवसाय से। ठीक है, गुडविल एमर्ज आउट ऑफ, तो गुडविल जो है वो बिजनेस से स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई बिजनेस रहेगा तभी तो गुडविल आपका बनेगा, तो गुडविल स्टार्ट होता है बिजनेस से। अब देखो यहाँ गुडविल निकालने बोला, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। 26 नंबर बोल रहा है कि 30,000 रुपया बिजनेस का प्रॉफिट है, 2 ईयर्स परचेज है, तो इसका गुडविल निकालो। देखो ये एवरेज प्रॉफिट दे दिया कितना 30,000,
तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 30,000 इंटू 2 करेंगे तो 60,000 रुपये हम लोगों का गुडविल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से होता है। अगर मान लो साझेदारों का जो समझौता है उसमें अगर कोई परिवर्तन हो गया तो उससे क्या होता है? साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। बिल्कुल। साझेदारों का अंत हो जाता है? नहीं। साझेदारों फार्म का विघटन हो जाता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगर साझेदारों के बीच अनुबंध बदल गया तो उसके बीच रिश्ता बदल जाएगा। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उससे क्या होगा? चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। हाँ बिल्कुल। रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ पार्टनरशिप, नहीं भाई, पार्टनरशिप एंड नहीं होता है, डिसोल्यूशन भी पार्टनरशिप का नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ फॉर्मूला हम लोगों को पूछ रहा है। देखो किस चीज का फॉर्मूला? लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और यही अगर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पूछता तो यानी हम लोगों को अगर मान लो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पूछता तो ये हम लोगों का होता ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो याद रखना, कोई भी ऐसा अकाउंट जो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, ऐसे अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और रिवैल्यूएशन का जो दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो भी नॉमिनल अकाउंट है हम लोगों का। आया समझ में? रियलाइजेशन अकाउंट वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सब हम लोगों के लिए नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाम मात्र खाता हम लोगों के लिए होता है। 29 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। बोल रहा है साझेदारों के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में प्रदर्शित गए संचय को हस्तांतरित करेंगे। यानी अगर कोई पार्टनर फार्म में एडमिशन होता है तो उस समय अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व है तो वो रिजर्व किसको देंगे? तो हम हमेशा बताते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज है वो पुराने साझेदारों को मिलेगा। किसको? पुराने साझेदारों को। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हम लोग इसको दिखाएंगे। हमेशा हम बार बार बोलते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी है वो हमेशा पुराने साझेदार को मिलेगा। At the time of admission of a partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स के उसको कैपिटल अकाउंट में हम लोग देंगे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि का वाहन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी बताएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी लो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर यानी पुराने साझेदार को मिलेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जो हम इससे पहले भी आप लोगों को करवाए थे, सेम वही न्यूमेरिकल है। हम इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ए और बी एक फार्म में पार्टनर है। सी को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए, और सी को बोला गया कि भाई तुम 1,20,000 का गुडविल लेके कैपिटल लेकर के आएगा। ठीक है लाना। अब इसी के बेस पे फार्म का आपको टोटल कैपिटल निकालना है। तो हम बताए थे ना कि जब कभी भी न्यू पार्टनर के जो आ रहा है उसके बेसिस पे अगर हमको पूरे फार्म का गुडविल या पूरे फार्म का कैपिटल निकालना होता है तो उसके शेयर को जस्ट पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का 1,20,000 वो कैपिटल लाया था, तो उसका शेयर कितना था? 1/5। तो इसको पलट दो, 5/1 कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 12×5 = 60 हो जाएगा, यानी 6 लाख रुपया हम लोगों का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 33 पे। बोल रहा है किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में ही हुए वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? यानी अगर कोई पार्टनर फार्म में एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद अगर एडमिट होने पे, देखो इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। देखो डेबिट बोला, क्रेडिट नहीं बोला। तो जरा जर्नल एंट्री बताओ तो, अगर कोई एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, किसी में भी अगर मान लो एसेट बढ़ गया तो आप उसका जर्नल एंट्री क्या करते हो बताओ? एसेट बढ़ा तो जर्नल एंट्री बनाते हो ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल क्या बनाते हो? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बोला किसको डेबिट करते हैं? तो देखना भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए ना, सॉरी एसेट अकाउंट को डेबिट किए ना, तो एसेट को डेबिट करेंगे, यानी संपत्ति खाते को डेबिट करेंगे। एसेट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे। किसको? एसेट को डेबिट करेंगे। क्लियर बात है? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगर बोलता कि किस खाते में क्रेडिट करते हैं तब रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। ठीक है ना? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बोला गया है ए, बी और सी एक फार्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो बोला गया है अगर ए, बी और सी एक फार्म में पार्टनर है, अगर वो लोग डी को फार्म में एडमिट किया तो इससे क्या होगा पार्टनरशिप फार्म का?
तो इससे क्या होगा, हम लोगों का पुराने साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा, यानी ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका डिजुलेशन हो जाएगा। बोला गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर देन ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। पुराने फॉर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ लाभ छूट गया है, ठीक है। लाभ पाने वाले साझेदार का लाभ और हानि समकरण अनुपात है, यानी कि ये बोला जा रहा है, ध्यान से समझना, ये बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर। अगर मान लो कि कोई पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो उससे उसका शेयर क्या होगा। अब भाई जाहिर सी बात है ना, अगर कोई पार्टनर को कोई शेयर मिल रहा है, ठीक है, तो उसका शेयर हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई ऐसे समझो, मेरे पास 2 लड्डू है और हमको और 2 लड्डू मिल गया तो मेरे पास 4 लड्डू होगा, तो हमेशा उसका शेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसका शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। बोला गया है किस चीज को पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में दिखाया जाता है, सही बात है। आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, नहीं भाई, इसको डेबिट में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ड्राइंग्स को भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखाते हैं, आहरण को भी डेबिट में दिखाएंगे। हानि भाई लॉस को भी डेबिट में दिखाएंगे। तो क्रेडिट में किसको दिखाएंगे हम लोग, पूंजी पर, क्रेडिट में किसको दिखाएंगे हम लोग, पूंजी पर ब्याज को दिखाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। चलो आगे। त्याग अनुपात निकाला जाता है। हमेशा हम बताते हैं कि जब कभी भी त्याग यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो का बात आएगा, याद रखना, रिटायरमेंट के समय में हमेशा गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। रिटायरमेंट के समय में गेनिंग रेशियो यानी कि लाभालाभ अनुपात, हमेशा त्याग अनुपात जो होता है वो प्रवेश के समय निकाला जाता है। त्याग अनुपात कब निकाला जाएगा, प्रवेश के समय में। बोल रहा है सेक्रीफाइस रेशियो इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट के समय में जो है वो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है मेरा। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों का अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं। हमारा जो फिक्स एसेट है उसका दाम कम हो गया, तो फिक्स एसेट का दाम कम होना हरास्ट कहलाता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज, फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है उसका एसेट कम हो जाना। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझोगे। बोला जा रहा है एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय, यानी अगर कोई पार्टनर जो था वो रिटायर हो गया, सभी साझेदारों के लिए किए गए फार्म का संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फार्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फार्म्स गेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली फॉर ऑल द पार्टनर। इसको समझो, अगर मान लो 3 पार्टनर था ए बी और सी, कौन कौन पार्टनर, ए बी और सी, और मान लो ये 3 पार्टनर ए बी और सी मिलकर के एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जीएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया था। अब मान लो कि इसमें कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, ध्यान से सुनना, रिटायर कर रहा है, तो रिटायर करते समय में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उसको कौन सा पैसा देता है। देखो रिटायर कर रहा है, डेथ नहीं कर रहा है, तो याद रखना रिटायर करते समय समर्पित मूल्य यानी कि सरेंडर वैल्यू देता है। वहीं अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाए तो पूरा का पूरा पॉलिसी का पैसा देता है, पूरा का पूरा पॉलिसी का पैसा देगा। अगर डेथ होता तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो पॉलिसी का पैसा मिलता है, यानी कि मृत्यु होने पे पूरा का पूरा पॉलिसी का पैसा मिलता। अगर पॉलिसी 10 लाख का था तो 10 लाख मिलता, 20 लाख का था तो 20 लाख मिलता, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उनको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष राशि हस्तांतरित किया जाएगा। सिंपल बात है, अगर कोई पार्टनर फार्म से रिटायर हो रहा है और रिटायर करते समय, जैसे कि सपोज कर लो ए फार्म से रिटायर होके जा रहा है, रुक जा भाई पता नहीं इसको क्या क्या होता है, कौन फार्म से रिटायर करके जा रहा है, ए। अब ध्यान से समझना, ए रिटायर करके फार्म से मेरा चला गया, मान लो ए को 80,000 रुपया का पेमेंट हम लोग को करना था। अब ये जो 80,000 रुपया पेमेंट करना था, इसमें से मान लो कि 60,000 रुपया ए को कैश पेड कर दिया और बाकी जो 20,000 रुपया बचा है ये पैसा क्या में पेड होगा। तो सर पता है ना, बाकी जो पैसा बचा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यानी उसके ऋण खाते में। इफ रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल्ली अमाउंट ड्यू टू हिज रिटायरमेंट देन द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जो बैलेंस बचता है वो उसके किस में ट्रांसफर होता है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लियर बात है। 41 नंबर क्वेश्चन, फार्म द्वारा प्राप्त संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। बोला गया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फार्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन।
अरे भाई अगर कोई पार्टनर लोग सब लोग मिलकर के जॉइंट लाइफ पॉलिसी खोला था, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो पैसा आएगा वो सबको ही बांटेगा ना भाई। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेगा, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये सभी पार्टनर का होता है। क्लियर बात है। चलो आगे आते हैं 42 नंबर पे। बोला जा रहा है किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किस खाते में जमा किया जाता है। अगर मान लो कि बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अरे भाई अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना, अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया, क्या कर गया, डेथ, तो डेथ करने से जो उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो किसको मिलेगा भाई, वो सबको मिलेगा। ऑल पार्टनर, किसको मिलेगा, ऑल पार्टनर, यानी कि सबको मिलेगा, सभी साझेदारों को मिलेगा, ऑल पार्टनर। ठीक है, सभी साझेदारों को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदारी की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर एट, यानी अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया और डेथ करने वाले पार्टनर का ड्यू डेट तक उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके अमाउंट का, वो कितना परसेंट इंटरेस्ट काटा जाता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्क्राइब है कि भाई 6% मिलेगा इंटरेस्ट। कितना परसेंट, 6% पर एनाम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, यदि समापन के समय संपत्ति के संबंध में कोई विशेष सूचना ना दी हो तो, यानी कि अगर मान लो कि पार्टनरशिप फार्म को हम लोग बंद कर रहे हैं और पार्टनरशिप के फार्म को बंद करते समय में जो एसेट है, जो संपत्ति है, उसको कुछ नहीं बोला है, तो उसको क्या करेंगे। तो याद करो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय सारे एसेट को मार्केट में सजाते हैं और एसेट को बेच के पैसा लाते हैं। तो एसेट को बेच के पैसा लाते हैं, एसेट का पेमेंट थोड़ी करते हैं। यहाँ बोल रहा है भुगतान नहीं होगा, यहाँ बोल रहा है पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भुगतान होगा ही नहीं। और होगा कैसे भाई, एसेट का पेमेंट कौन करता है, मेरा एसेट है ना, हम तो बेच के केस लाएंगे, उसमें पेमेंट थोड़ी करेंगे, पेमेंट तो लाइबिलिटी का होता है, पूर्ण भुगतान। यही क्वेश्चन अगर संपत्ति को हटा के लाइबिलिटी पूछता, दायित्व, कि समापन के समय दायित्व दिया हुआ है और उसके लिए एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला कि लाइबिलिटी कितना पेड करेंगे, तब क्या करेंगे, तब लाइबिलिटी को पूरा पे करेंगे। अगर क्रेडिटर 20,000 है तो 20,000 देंगे, बिल्स पेबल 8,000 है तो 8,000 देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी को पूरा पेमेंट किए बिना फार्म को बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये लाइबिलिटी के बारे में हमको थोड़ी बोल रहा है, एसेट के बारे में बोल रहा है। इफ एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन नथिंग इज सेड अबाउट एसेट देन नन ऑफ दिस, और इसी के जगह अगर लाइबिलिटी बोलता तो उसको फुल्ली पेड करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। आर्थिक चिट्ठा का शेष फार्म के समापन के समय दिखाया जाता है। कैश बैलेंस इन ए बैलेंस शीट इज शो ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फार्म इज, यानी कि अगर हम लोग डिजुलेशन बना रहे उस समय में बैलेंस शीट के अंदर में जो केस का बैलेंस है, जो केस है, उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कौन से अकाउंट में केस को ट्रांसफर करते हैं। तो सर केस को तो लास्ट में केस अकाउंट में ही बना के बंद किया जाता है, यानी रोकड़ है तो उसको रोकड़ खाते में ही लास्ट में बंद करके बंद किया जाता है डिजुलेशन अकाउंट को। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोल रहा है फार्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। ठीक है, ये हम उस वीडियो में भी कराए थे, फार्म के समापन पे होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस ऑन डिजुलेशन ऑफ फार्म इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। बोल रहा है कि फार्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। ये तो अभी अभी ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे ना। बोल रहा है नहीं, ये डिजुलेशन वाला है ना। बोल रहा है पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए फार्म इज मेड टू। बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर डिजुलेशन कर रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप फार्म को बंद किए, तो पार्टनरशिप फार्म में उसका जो भी कैपिटल का टोटल बैलेंस बन रहा है वो किसको देंगे। अरे भाई वो जिसका है वो उसी को देंगे, जिस साझेदार का है उसको देंगे। वो मर थोड़ी ना गया है, जिंदा है ना भाई, मरेगा तब ना उसके एग्जीक्यूटर या नॉमिनी को देंगे। यहाँ तो ये जिंदा है तो साझेदार को ही देंगे, है ना, उस किसको देंगे, पार्टनर को ही देंगे, क्योंकि वो जिंदा है ना भाई अभी। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। साझेदारों का दिवालिया होने किस प्रकार का समापन है। अगर साझेदारी लोग दिवालिया हो गया और दिवालिया होने की वजह से फार्म को बंद करना पड़ा तो यह अनिवार्य समापन है, यानी इस कंडीशन पे बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर विच टाइप्स ऑफ डिजुलेशन, इंसॉल्वेंसी की वजह से पार्टनर को बंद कर देना पड़ा तो वो होता है कंपलसरी डिजुलेशन, यानी उस समय पे डिजुलेशन करना ही पड़ेगा, फार्म को बंद करना ही पड़ेगा।
वसूली के लाभ हानि को साझेदार बांटते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर इन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सभी पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है। और किस रेशियो में बांटा जाता है ये बोल रहा है क्वेश्चन पे। तो ये बांटा जाता है कि उन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हुआ है। अगर 1:1:1 है तो 1:1:1 में बांटेंगे। अगर बोला था कि कैपिटल रेशियो में बांटना है तो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। जो रेशियो वो लोग तय किया था उसमें बांटेंगे, यानी लाभ हानि अनुपात में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उसको बांटेंगे। वसूली खाता है यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है हम अभी बताए थे। कौन सा अकाउंट होता है हम लोगों का ये? हम लोगों का है ये आपका नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता होता है। कंपनी का एक उदाहरण है, यहाँ बस बोल रहा है कि यहाँ 4 नाम है, इसमें से बोल रहा है कौन कंपनी है। तो हम सबको पता है ना, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक कंपनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे। अंश के निर्गमन से पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कभी भी कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर बेच रहा है तो शेयर बेचने से पहले वो कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए इशू करेगा? तो वो प्रविवरण करता है, यानी कि प्रोस्पेक्टस करता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर, तो वो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब चीज लिखा होता है। शेयर कितने का है, फेस वैल्यू कितना है, उसका नंबर ऑफ शेयर कितना है, कब कब कौन कौन सा पैसा मांगेगा, एप्लीकेशन में कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, हर एक चीज के बारे में उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है 53 में? बोल रहा है अधिकार अंश वे अंश है, यानी कि बोल रहा है अधिकार अंश का मतलब होता है वे अंश होते हैं जो उन शेयर्स, उन अंशधारियों के लिए कंपनी लेके आती है जो कंपनी का पहले से शेयर खरीद के बैठा है। यानी शेयर जब कभी भी ये लाया जाएगा तो उनको लाया जाएगा जो कंपनी के वर्तमान में साझेदार हैं। यानी ये इसका राइट आंसर होगा बी, कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी जब ये शेयर लेकर के आती है तो सबसे पहले उसी को बोलती है, भाई तुम लोग मेरा पुराना शेयर होल्डर है, तुम लोग को चाहिए शेयर, लो शेयर पकड़ो। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है आपका, याद रखना, राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। और बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, याद रखना, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को। आगे बोल रहा है एक नई कंपनी अपने अंशों को निर्गमन नहीं कर सकती है कटौती पर। ए न्यू कंपनी कैनॉट इशूड इट्स शेयर्स एट, याद रखना, डिस्काउंट में। कोई भी नया कंपनी जब आएगा तो डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करेगा। ये कौन बोला था? ये बोला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी अधिनियम बोर्ड, ये बोला है। ठीक है, आगे भारतीय कंपनी विपणन बोर्ड। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। अगर हम लोग शेयर को फॉरफिटेड करेंगे तो अंशों के हरण स्वरूप जो है वो किसका पैसा घटेगा? तो चुकता पूंजी घट जाता है। फॉरफिटर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, ये कोल्ड अप कैपिटल को पेड अप किसको घटा देता है? ये हम लोगों का पेड अप कैपिटल को घटा देता है। याद रखना, किसको घटा देगा? पेड अप कैपिटल को मेरा घटा देगा। ठीक है, चलो आगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदत योजना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर कैन बी चार्ज्ड मैक्सिमम एट। अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी को किसी शेयर का पैसा नहीं दिया तो जो कंपनी है वो उस पर कितना % कॉल सीनियर काट सकता है? तो याद रखना 10% कॉल सीनियर काट सकता है। कितना %? 10%। और वहीं अगर कॉल इन एडवांस का बात करता तो याद रखना 12% होता है कॉल इन एडवांस। 12% क्या होता है? कॉल इन एडवांस। याद रखना 12% क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस होता है मेरा 12%। इसको भी याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, और यही टेबल एफ में भी यही जिक्र रहता है। 57, एक निजी कंपनी अपने सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। याद रखना, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होता है वो 200 तक होता है। ठीक है, और मिनिमम 2। और वहीं पब्लिक कंपनी का बात करें यानी सार्वजनिक कंपनी का, तो मिनिमम 7 होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड यानी नंबर ऑफ इशूड शेयर के बराबर होगा। ठीक है, 58 नंबर में अंश के निर्गमन पर अधिलाभ का प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर कंपनी मार्केट में जो है वो शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया है, यानी ज्यादा में बेचा है। ठीक है, प्रीमियम पे बेचा, तो वो जो प्रीमियम से पैसा आया है कंपनी उस पैसे को कहाँ खर्च कर सकता है? तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए कर सकता है, बोनस के रूप में खर्च कर सकता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, तो कंपनी उसको जो है वो बोनस शेयर्स देने के लिए उसको इशू कर सकता है कंपनी। मतलब कंपनी को अगर बोनस देना होगा तब वो उसको इशू कर सकती है। आगे देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, यदि 10 रुपया वाली अंश जिसमें 8 रुपया, या देखो इसको ना इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल है, इंग्लिश में ये आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि जर्नल एंट्री है ये फॉरफिटर का, और ये जर्नल एंट्री आप लोग बनाए हैं बहुत बार।
बोल रहा है इफ ए शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 हैड बीन कॉल्ड अप, ₹6 इज पेड फॉरफिटेड, देन द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। बोल रहा है कि अगर एक कंपनी जो ₹10 फेस वैल्यू वाला शेयर को बाजार में बेचा था और वो ₹10 में से सिर्फ और सिर्फ ₹8 कोल्ड अप किया था। कितना रुपया? ₹8। उस ₹8 में से भी उसको ₹6 नहीं मिला, सॉरी ₹8 में से ₹6 ही मिला। तो बोला है जब इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कितना रुपया को हम लोग डेबिट दिखाएंगे। तो याद है इसका जर्नल एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कॉल्सन एरियर अकाउंट, है ना। और जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, उसमें हम पहले भी बताए हैं, हम लोग हमेशा उसमें कोल्ड अप शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कंपनी कोल्ड अप किया था। तो कोल्ड अप तो ₹8 किया, तो ₹8 हम लोग यहाँ लिखेंगे। कितना रुपया लिखेंगे? ₹8। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्या बोल रहा है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार। According to the Indian Companies Act 2013, the balance sheet of a company is prepared under most important question part 1 Schedule 3। याद रखना पार्ट 1 Schedule 3 और पार्ट 2 Schedule 3। पार्ट 2 Schedule 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ये भी याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान राशि के आवंटन से पहले निर्गमित अंशों का कितना प्रतिशत अवश्य होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मच % ऑफ शेयर इशूड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यानी कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने आएगा तो शेयर अलॉट करने से पहले उसका कितना शेयर मार्केट में बिक जाना चाहिए। तो सेबी बोलता है कि भाई 90% तक शेयर तुम्हारा मार्केट में बिक जाना चाहिए, तब जाके तुम अलॉटमेंट का पैसा मांगना उससे, नहीं तो नहीं। आया समझ में? 90% तुम्हारा शेयर बिकेगा तब जाकर के तुम मार्केट में शेयर बेचना, नहीं तो तुम वापस चले जाना, बाद में तुम फिर आके शेयर बेचना। 90% से नीचे में काम नहीं चलेगा। 62 नंबर, अंशों के निर्गमन किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, बट्टे पर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। शेयर कैन बी इशूड एट पर फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट या ऑल ऑफ दिस। हाँ, लेकिन याद रखना डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता है। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता है, सिर्फ स्वेट शेयर डिस्काउंट में इशू होता है। तो सर डिस्काउंट को क्यों टिक लगा रहे? क्योंकि ऑप्शन सी पे हम लोगों को बोथ करके नहीं ना लिखा है, ऑप्शन डी पे ऑल ऑफ दिस लिखा, इसलिए ऑल ऑफ दिस लगाए हम लोग। ठीक है, अगर बोथ होता तो ए और बी, और सी पे होता ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी बोथ पे लगाते। ठीक है, और एक चीज हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं, कंपनी जो है वो शेयर इशू करता है फेस वैल्यू में, ये सेक्शन 51 में होता है, प्रीमियम 52 में होता है, और डिस्काउंट होता है 53 में। ये भी याद रखना। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में हो सकता है पूछ दे। बोल रहा है 63 नंबर पे, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। अगर कंपनी शेयर इशू किया, सॉरी डिवेंचर इशू किया, और उसको अगर वो डिवेंचर को अगर वो डिस्काउंट में इशू किया है, डिस्काउंट में इशू किया है, तो उसको वो, उससे जो उसको लॉस हुआ है उस लॉस को वो कहाँ दिखाएगा? तो इससे जो उसको लॉस हुआ है वो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएगा, यानी बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएगा। बोला गया है कि डिस्काउंट और लॉस, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, इसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग? एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 64 नंबर। बोला जा रहा है 64 पे, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं डिवेंचर होल्डर गेट्स। तो हम सबको पता है डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट। और अगर बोलता लाभांश किसको मिलता है, तो याद रखना लाभांश जो है वो अंशधारियों को मिलता है। लाभांश किसको मिलता है? अंशधारियों को, यानी कि डिविडेंड जो है वो किसको मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। याद रखना डिविडेंड किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो गया, मैनेज कर लेना। 65 पे बोल रहा है आपका, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑफ ए कंपनी इज। तो कंपनी जब शेयर को प्रीमियम में इशू करता है, किसमें? प्रीमियम पे, डिवेंचर को प्रीमियम में बेचा, तो ये किस तरीके का फायदा है कंपनी का? तो ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है, यानी कि कैपिटल गेन है, क्योंकि कैपिटल गेन माना जाता है। और वहीं अगर डिस्काउंट पे बेचता तो ये कैपिटल लॉस होता, डिस्काउंट पे बेचता तो कैपिटल लॉस होता। बोल रहा है ऋण पत्र की विशेषता क्या है? क्या ऋण पत्र पे एक निश्चित ब्याज दिया जाता है? सही बात है। ये दीर्घकालीन वाला होता है? सही बात है। शोधन यानी इसका पेमेंट करना होता है वापस कंपनी को? सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
आगे इंग्लिश में देखो, कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर इज या आर। तो देखो, डिवेंचर फिक्स रेट वाला होता है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म वाला होता है, डिवेंचर का रिडम्पशन यानी पैसा वापस करना होता है हम लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्दगी कर देने पर ही हस्तांतरित हो जाते हैं उन्हें वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेरे डिलीवरी इज कॉल्ड, यानी जैसे ये डिबेंचर किसी को दिए हैं तो देते ही ये डिबेंचर उसका हो गया, तो ऐसे डिवेंचर को बोलते हैं हम लोग बिरियर डिवेंचर। कौन सा डिवेंचर? बिरियर डिवेंचर, यानी कि वाहक ऋण पत्र हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन देखो, 68 में बोल रहा है जिन ऋण पत्रों को धारक को यह अधिकार होता है कि वे चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्र को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर सकता है, तो ऐसे ऋण पत्र को परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। सिंपल बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है कि द होल्डर ऑफ डिवेंचर हु have the right to convert their debentures into shares after a specific period as per the term of their option as debentures are called convertible debenture। अरे भाई, जिस डिवेंचर को हम लोग आगे जाकर के शेयर में बदल सकते हैं तो ऐसे डिवेंचर क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। वेरी सिंपल सर जी। 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य क्या होता है? क्या ऑप्शन ए नए परियोजनाओं में निवेश करने के लिए, सही बात है। संयंत्र खरीदने के लिए, सही बात है। एकीकरण के लिए, सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज या आर, तो सभी के लिए डिवेंचर इशू किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन ए नया प्रोजेक्ट, कि वहां से जो पैसा आएगा वो नए प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे, कोई मशीन उसीन को खरीदेंगे, कोई नया हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोला जा रहा है स्वयं के ऋण पत्र को रद्द होने से होने वाला लाभ है, यानी कि अगर कंपनी खुद कोई डिवेंचर खरीदा था और बाद में उस डिवेंचर को कैंसिल कर दिया तो उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ वो किस तरीके का प्रॉफिट होगा? तो ये होगा पूंजीगत लाभ, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट कंपनी के लिए होगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ वन डिवेंचर इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ये कंपनी के लिए क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है शोधन कोष विनियोग खाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोगों के लिए क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट विनियोग, तो हमको पता है ना कि इन्वेस्टमेंट एसेस्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का एसेस्ट, यानी कि संपत्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टमेंट एसेस्ट होता है। चलो आगे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक कंपनी प्रत्येक 100 इनकम पर, हाँ देखो इसका मतलब समझो, हम इंग्लिश में पढ़ के समझा रहे हैं। A company issued 1010% debenture of ₹100 each at 10% premium. What does 10% 12% show? एक कंपनी 1000 डिवेंचर 12% नेचर के साथ इशू किया है जिसका फेस वैल्यू 10 ईच है और 10% प्रीमियम पे बेचा, तो ये 12% का मतलब क्या है? तो आपको पता है ना कि डिवेंचर के आगे जो भी चीज इंटरेस्ट, जो भी चीज लिखा होता है वो डिवेंचर का ब्याज दर होता है, यानी डिवेंचर का इंटरेस्ट होता है। यहाँ 12% का मतलब है कि कंपनी ये बता रहा है कि इस डिवेंचर पे कंपनी 12% इंटरेस्ट पर एनाम के हिसाब से, यानी हर साल 12% इंटरेस्ट कंपनी इसका चुकाएगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 73 नंबर पे। बोला जा रहा है ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग कभी भी डिवेंचर को रिडम्पशन करेंगे, ठीक है, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ डिवेंचर का पेमेंट करने में अगर मान लो हमको कोई पैसा बचा तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि पूंजी संचय खाता में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 पे, कंपनी नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत ऋण शोधन कोष के का निर्माण करना होगा? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल 2014 बाय विच परसेंट ए कंपनी विल हैव टू क्रेडिट या क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, यानी DRR। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, कंपनी को यह आदेश मिला हुआ है कि भाई देख, तुम आज जो डिबेंचर बेच रहा है, तुम कुछ सालों के बाद 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल बाद जब तुम इस डिबेंचर का पेमेंट करेगा तो तब तक तुमको जो है वो 25% रिजर्व रेडी करके रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेमेंट करते समय तुम्हारे पास पैसा ना रहे, 25% रिजर्व चाहिए हमको। ठीक है, आगे बोला जा रहा है ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त का स्रोत है,
यानी अगर हमको डिबेंचर का पेमेंट करना है तो उसके लिए हम पैसा कहाँ-कहाँ से ला सकते हैं? तो हम लाभ से भी पैसा ला सकते हैं, पूंजी से भी पैसा ला सकते हैं, नए ऋण पत्रों का निर्गमन से भी पैसा ला सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सभी से। बोल रहा है सोर्स या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज या आर। तो डिबेंचर का पेमेंट करना है हमको तो हम प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास कैपिटल है तो उससे भी कर सकते हैं, या कोई नया डिबेंचर इशू करेंगे वहां से जो पैसा आएगा उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। बोला गया साधारणतः कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है। जनरली एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज पब्लिश। देखो, कभी भी हम लोग कंपनी का अगर बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट आपको अगर याद है, आप अगर कोई भी चैप्टर में अगर आपने बैलेंस शीट बनाया है एक बार भी, तो आपको याद होगा कि बैलेंस शीट के नीचे हम लोग जब भी लिखते हैं ब्रैकेट में एज ऑन करके एक निश्चित डेट लिखते हैं। 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं, या 31 मार्च यानी 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं। एक स्पेसिफिक डेट होता है, एक स्पेसिफिक डेट को याद रखना, मेरा वर्ड सुनो, एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है। किसमें? एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा लेखांकन वर्ष के पूरे होने पर, ठीक है, ऑन द कंपिलेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और याद रखना एक स्पेसिफिक डेट पे बनाया जाता है। आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कौन से डेट को बनाते हैं, तो याद रखना एक स्पेसिफिक डेट पे। आगे बोल रहा है कि चालू संपत्ति का एक मद में शामिल है। तो पेटेंट नहीं होता है चालू संपत्ति, विनियोग भी नहीं होता है, स्कंद होता है, ठीक है, यानी कि स्टॉक मेरा जो है वो करंट एसेट मेरा होता है। इंग्लिश में बोल रहा है विच आइटम इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। तो स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है करंट स्टॉक में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है। तो वित्तीय विवरण मौद्रिक सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यह हम अभी अभी इससे पहले वाला भी वीडियो में बताए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज या डिस्क्लोज मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ पैसा से जुड़ा हुआ चीजों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट जनरल रिजर्व इज शोइंग। अरे भाई, जनरल रिजर्व है तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस करके जो एक कॉलम, रिजर्व एंड सरप्लस करके एक जो हेडिंग बनता है, सब हेडिंग वहां दिखाया जाता है, यानी संचय एवं आधिक्य में दिखाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है वह संचय जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो आगम के विरुद्ध प्रभार होता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग विशेष संचय बोलते हैं। द रिजर्व विच इज क्रिएटेड ए पार्टिकुलर पर्पस एंड विच इज चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होगा या कैपिटल होगा? एक काम करना, तो आप लोग थोड़ा इसको गूगल कर लेना तो जी, ए या डी में से कोई आंसर होगा इसका, ठीक है, हमको डी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तैयार करना अनिवार्य नहीं है, यानी किसको बनाना जरूरी नहीं है? पहला, लाभ हानि विवरण। अरे भाई, लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बनाना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे चलेगा? स्थिति विवरण, भाई बैलेंस शीट तो बनाना जरूरी है ही है। अंकेक्षण रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर नहीं तो आके चेक कैसे करेगा सही है या नहीं? हाँ, लेकिन कोष प्रवाह विवरण यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है, हम बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है। देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर कंपनीज एक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना जरूरी है, बैलेंस शीट भी बनाना जरूरी है, ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाना भी जरूरी है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना जरूरी नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बनाए या ना बनाए। 82 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा फर्म की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रस्तुत करता है। यही चीज हम अभी ऊपर बता रहे थे कि जब कभी भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट हमेशा एक विशेष अवधि पर बनाया जाता है। बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में बताता है। एज ऑन करके डेट लिखते हैं ना, एज ऑन 31 दिसंबर, यानी वो 31 दिसंबर के दिन बनाया गया है। आया समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को सम विच्छेद बिंदु क्या है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां फार्म को ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस, यानी उसका जो कॉस्ट है वो उसके सेल के बराबर रहता है, यानी उसका जो लागत है वो उसके विक्रय मूल्य के बराबर होता है। कुल लागत कुल बिक्री से आधी होती है, कुल लागत कुल बिक्री, हाँ ऑप्शन नंबर डी बराबर होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल, चल भाई, टोटल कॉस्ट जो होता है उसका टोटल सेल के बराबर होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बोला जा रहा है 84 पे वित्तीय विवरणों का निर्वाचन में शामिल है। एक हम लोग अगर वित्तीय विवरण बनाते हैं तो उसके निर्वाचन में ये सब शामिल है, ठीक है। ये सब इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए सब चीज होगा। क्रिटिव एनालिसिस भी करना होगा, कंपेरिजन भी होगा, ड्राइंग्स एनालिसिस भी, मतलब सब होगा। बोला गया है कि आय विवरण क्या प्रदर्शित करता है। बोला गया है कि आय विवरण का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, तो आय विवरण लाभ को बताता है, लाभ या हानि को। व्हाट इज शो बाय द इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज शो बाय द इनकम स्टेटमेंट, तो ये जो हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए सर्टेन पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को बताएगा। 86 नंबर पे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। अगर हम लोग वित्तीय विवरण बना रहे हैं तो उसमें क्या वह व्यापारिक खाता आएगा, बिल्कुल आएगा। लाभ हानि खाता विवरण आएगा, बिल्कुल आएगा। आर्थिक चिट्ठा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सब बनाया जाता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में ये भी इंपॉर्टेंट, 87 ये भी इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोल रहा है 87 नंबर में क्षैतिज विश्लेषण को जाना जाता है, तो क्षैतिज विश्लेषण को जो है वो गतिशील विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। प्लीज बच्चा लोग इसको करके जाना। हमको लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कल देखने को मिल रहा है, पूछ रहा है। बोला गया है एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उदाहरण है, यानी एक कंपनी का जो वित्तीय विवरण बनता है वो वित्तीय विवरण किस तरीके का बनता है, तो वो बाह्य विश्लेषण होता है। क्या होता है? बाह्य विश्लेषण होता है। बोल रहा है आगे द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ए शेयर होल्डर, यानी जो शेयर होल्डर होता है वो एक्सटर्नल एनालिसिस करने वाला होता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। चलो बोल रहा है कि इफ टोटल एसेट ऑफ ए फार्म इज 10 लाख, एक फार्म का टोटल एसेट है 10 लाख और बोल रहा है नन करेंट एसेट जो है वो 6 लाख है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नन करेंट एसेट टू टोटल एसेट। देखो फॉर्मूला क्या होता है, नन करेंट एसेट टू टोटल एसेट, तो फॉर्मूला होता है नन करेंट बाय टोटल एसेट। नन करेंट कितना है, नन करेंट एसेट 6 लाख है, 6 लाख को ऊपर लिखो, टोटल एसेट कितना है 10 लाख, 10 लाख को नीचे लिखो, और अगर किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब काटो तो देखो यहाँ पे 5 जीरो 5 जीरो उड़ गया, 1 जीरो 1 जीरो उड़ गया, यानी ये हो गया हम लोगों का 60%। 60% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो 60% होगा तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया बात। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग 90 नंबर पे। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण क्रिया प्रक्रिया किस विवरण के मदों के बीच तुलना को प्रदर्शित करता है, तो ये तुलना करने बोल रहा है ना, तो तुलना देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट को भी कंपेयर करके बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी कंपेयर करते हैं, तो आर्थिक चिट्ठे को भी करते हैं और लाभ हानि विवरण को भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम ऑफ विच स्टेटमेंट, तो ये बैलेंस शीट को भी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों को बताता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों के लिए ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। कार्यशील पूंजी क्या है भाई, फॉर्मूला पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल का, तो कार्यशील पूंजी होता है चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों का अंतर, यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। आगे आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन गैर संचालन व्यय है, तो यहां से मशीनों का बिक्री करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस ऑन इश्यू ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस का रोज रोज का खर्चा नहीं है। जो रोज रोज का खर्च होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, और जो रोज रोज का खर्चा नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग होगा। तो भाई मशीनों का बिक्री हम लोग रोज रोज थोड़ी करेंगे, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल में एक बार कटता है, ठीक है। बोला गया लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 4 वीडियो से चारों वीडियो से कंटिन्यू ये क्वेश्चन मिल रहा है। जो लाभप्रदता अनुपात है यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका आंसर हमेशा परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में दिखाया जाता है, ठीक है। आगे अस्थाई संपत्ति में शामिल होता है। अस्थाई संपत्ति बोल रहा है फिक्स एसेट, तो अस्थाई संपत्ति में मेरा क्या शामिल होता है, मेरा मशीनरी शामिल होता है।
बोल रहा है द टर्म फिक्स एसेट इंक्लूड, तो फिक्स एसेट में हम लोगों का मशीनरी आता है, बाकी सब तो करेंट एसेट है। 95 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लेन-देन चालू अनुपात में सुधार कराएगा? यानी क्या होगा जिससे मेरा करंट एसेट सुधरेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनदारों का भुगतान करेंगे तो करंट एसेट मेरा सुधर जाएगा। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंप्रूव करंट रेशियो, तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स करेंगे तो इससे मेरा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है स्टॉक अनवरत अनुपात के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, अरे स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो किसी में नहीं आएगा भाई, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो एक्टिविटी रेशियो में आता है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है मेरा एक्टिविटी रेशियो में, तो एक्टिविटी रेशियो तो कहीं नहीं है ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं आएगा। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है, याद रखना रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों बनाया जाता है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी, बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। रोकड़ प्रवाह विवरण का संबंध होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, लेखांकन मानक 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। आगे कंपनी को नगद भुगतान से रोकड़ प्रवाह में, अगर कर्मचारियों को नगद भुगतान करेंगे तो ये संचालन क्रियाओं में यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। बोला गया है कैश फ्लो ऑफ एम्प्लॉय इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन यानी इश्यू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्टेड इन, यानी हम लोग कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदे और बदले में हम लोग क्या दिए, उसको शेयर दिए, तो मशीन आया और शेयर गया, तो इसमें ना तो कैश इनफ्लो हुआ ना तो आउटफ्लो हुआ, कुछ नहीं हुआ, नीदर ए और बी, ना तो इनफ्लो हुआ ना तो आउटफ्लो हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो बस इतना हम लोगों को एमसीक्यू करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपने तरफ से तो हर क्वेश्चन का आंसर सही बताएं। अगर आपको लगता है कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताए हैं तो भाई आप बेझिझक हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। लेकिन प्लीज 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्लीज इसको पढ़ करके आप लोग जरूर जाना। और हम जो 200 एमसीक्यू का क्वेश्चन पीडीएफ भेजे थे टेलीग्राम पे आंसर की के साथ, प्लीज उसको भी जरूर पढ़ के जाना। और हम जो 4 वीडियो या 5 वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं उसको भी करके जाना। इससे बाहर आप लोगों का इंग्लिश में कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई हर एक चीज के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। क्योंकि हम लोग लगभग 800-900 क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा और हम लोगों को कोई भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। आशा करता हूं आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लिख करके आओ।